कभी कभी पुलिस के सामने कुछ ऐसा केस सामने आ जाता है जिनको सॉल्व करना उनके लिए आसान नहीं होता है। आज की जो घटना है, इस घटना में पुलिस को 2 लाशें मिलती है, लेकिन लाश तो मिल जाती है लेकिन उनकी जो सिर रहता है वो मौजूद नहीं रहता है। आखिरकार जो पुलिस होती है अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद 25 दिनों के अंदर इस केस का खुलासा कर देती है। और जब केस का खुलासा होता है तो 1-2 लोग के नहीं बल्कि 5 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और जब इस घटना के बारे में आप लोग भी जानेंगे तो ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे समाज में ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संभल, और इसी संभल जिले का एक गांव आता है जिसका नाम है चिमियावली। मैं बात कर रही हूँ 18 मार्च के सुबह के करीब 10 बजे के आसपास उसी चिमियावली गांव का एक किसान अपने खेत जाता है घूमने के लिए। लेकिन जब अपने गेहूं के खेत के पास जाता है तो देखता है कि 2 डेड बॉडी पड़ी है, एक महिला और एक बच्चे की। जब इस लाश को देखता है तो तुरंत चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और बाकी लोगों की जो भीड़ है इकट्ठा हो जाती है। अपने गांव में आता है, पूरी बात बताता है। देखते ही देखते ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि 2 डेड बॉडी है और दोनों की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है और डेड बॉडी का के ऊपर कपड़ा भी नहीं है। और जो पुलिस होती है इस डेड बॉडी की जो सिर नहीं होता है उसके बारे में छानबीन करने लगती है, उसका पता लगाने लगती है, लेकिन सब जगह ढूंढती है, लेकिन इस दोनों लाशें का जो सिर रहता है वो नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस को 3 जोड़ी चप्पलें मिलती है। जब चप्पल मिलती है तो ये तो पुलिस अंदाजा लगा लेती है। एक चप्पल जो होती है महिला की होती है जो मर चुकी होती है, और दूसरी चप्पल उस बच्चे की होती है जिसका भी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ा होता है। लेकिन तीसरी चप्पल जो होती है एक ही रहता है, एक उसमें का नहीं रहता है, जिससे कि पुलिस अंदाजा लगा लेती है कि जो तीसरा चप्पल है जरूर इसकी भी हत्या कर दी गई है। इसके बारे में फिर उसकी छानबीन होने लगती है, पुलिस उसकी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन तीसरी लाश का कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस रहती है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसके बारे में जो आसपास के लोग थे, जो पब्लिक थे, उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन कहीं से भी इसके बारे में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद जो पुलिस रहती है धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है और इसकी छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती आ जाती है कि जब तक इस लाश का शिनाख्त नहीं हो जाता वो इसके बारे में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसकी जानकारी के लिए जगह जगह अलग अलग थानों में खबर पहुंचा देती है कि अगर जो कोई भी एक महिला और एक बच्चे की गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाने आएगा तो हम लोग को खबर जरूर देना। लेकिन 10 दिन का समय बीत जाता है, कोई भी किसी भी थाने में महिला और बच्चे का गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाने नहीं आता है। लेकिन जब 10 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन जो 1 अप्रैल होता है उसे वहीं 1 अप्रैल में एक चिमियावली गांव का आदमी ये खबर देता है कि बगल के सोन नदी के किनारे 2 सिर पड़ा हुआ है। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो उस जगह पर जाते हैं। तो उस जगह पर जाने के बाद तो देखते हैं कि एक सिर है जो कि महिला का है। तो पुलिस ये अंदाज़ा लगा लेती है कि ये सिर किसी और का नहीं। वो कहती है, पुलिस ये सोचती है कि जो 10 दिन पहले जो डेड बॉडी मिली थी महिला की उसी का सिर है और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन जो पुलिस अपने आप को कन्फर्म करने के लिए इस सिर को अपने कब्जे में ले जाती है और इसका डीएनए टेस्ट कराती है। जब डीएनए टेस्ट हो जाता है तो पता चलता है कि जो सिर था, जो कटा हुआ सिर था वही महिला का था। इसके बाद दोस्तों पुलिस इसके बारे में और छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग कौन थे और इसकी हत्या किसने की है। इसके बाद जब पुलिस को इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता है छानबीन करने पर भी, तो अपने मुखबिर को अपने काम पर लगा देती है। जब कुछ दिन का समय बीत जाता है, फिर 8 अप्रैल को जो एक आदमी रहता है वो पुलिस को सूचना देता है कि एक मालिनी गांव में एक और सिर पड़ा हुआ है जो कि एक बच्चे का लग रहा है। जब पुलिस को यह बात की सूचना मिलती है तो वहां पर भी जाता है तो देखता है कि एक बच्चे का सिर है, लेकिन उसको ज़्यादातर कुत्ते जंगली जानवर खा चुके थे, थोड़ा बड़ा उसमें बचा था। पुलिस ये भी अंदाज़ा लगा लेती है कि जो सिर है वो बच्चा का होगा और किसी का नहीं होगा। इसके बाद फिर भी उनको पता नहीं चलता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और इसकी हत्या किसने की है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। कुछ वक्त बीतता है, पुलिस अपने मुखबिर को इसकी जांच पड़ताल में लगा देती है। वो हार नहीं मानती है। फिर एक दिन
कुछ समय बीत जाता है, जब 25 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन एक जो चिमौली गांव का रहने वाला एक युवक होता है, वो थाने में फ़ोन करता है और थाने में फ़ोन करके बताता है कि सर, मुझे तो नहीं पता है कि इन दोनों की हत्या किसने की है, लेकिन हमारे गांव में एक कलुआ नाम का आदमी है और उसी के घर में एक बच्ची है जो कि 4 साल की है। वो हमेशा कलुआ से अपनी मम्मी के बारे में पूछती रहती है और हमेशा यह कहती है कि मेरा एक जोड़ी चप्पल कहाँ है, मुझे एक चप्पल लाकर और दो। जब पुलिस यह बात सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है। यह बात सुनती है तो उस जगह पर जाती है, तुरंत अपनी पुलिस टीम के वहां पर जाती है। वहां पर जाने के बाद जब कलुआ के घर जाती है तो देखती है कि कलुआ के साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 4 साल के आसपास थी। वह कलुआ से कह रही थी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, और बार बार यह कह रही थी कि मुझे मेरी चप्पल भी ला कर दो। जब पुलिस वाले पूछते हैं कलुआ से कि बच्ची कौन है, तो कलुआ कहता है कि सर, मेरी एक खाला की बेटी है, मेरी पत्नी के साथ आई है, ये यहाँ पर इसका मन नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको इसके घर पहुँचा दूँ। इसके बाद जो पुलिस रहती है उस लड़की से पूछताछ करने लगती है तो लड़की बताती है कि मुझे मेरा चप्पल चाहिए, मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है। दरअसल जो पुलिस रहती है उस जगह पर जब गई रहती है तो जो एक जोड़ी चप्पल था उसको अपने साथ लेके गई होती है। इसके बाद पुलिस अपनी गाड़ी से उस चप्पल को निकालती है और अपनी उस लड़की को दे देती है। लड़की जब अपनी चप्पल को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और पुलिस से कहती है कि मेरी चप्पल तो मिल गई, लेकिन मेरी माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। जब इस बात को पुलिस सुनती है तो पुलिस का दिमाग तुरंत ठनक जाता है, उसका शक सीधे कलुआ पर जाता है और कलुआ से पूछताछ करने लगती है। कलुआ तुरंत ही अपनी सारी जो करतूत रहता है कबूल कर लेता है, किसी तरह का कोई दबाव देना नहीं पड़ता है। दरअसल जो कलुआ रहता है वो कहता है कि साहब, मैं इन दोनों की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दरअसल जो कलुआ कहानी बताता है इसके बारे में जब आप लोग सुनेंगे तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। जो जिसकी हत्या हुई थी जिस औरत का, उसका नाम था ममता, और उसका जो बेटा था जिसकी भी हत्या हो चुकी उसका नाम होता है करणपाल। दरअसल जो ममता है मूल रूप से शाहजहाँपुर के बहरवाल गांव की रहने वाली होती है। ममता के जो पिता थे पेशे से किसानी बाड़ी का काम करते थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। ममता अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, लेकिन कुछ साल बीतते हैं। एक दिन जो ममता के पिताजी रहते हैं उनकी एक हत्या के जुर्म में वो जेल चले जाते हैं, और जब जेल चले जाते हैं तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो भी दम तोड़ देती है। अब ममता जो रहती है बिल्कुल अकेली हो जाती है, बेसहारा हो जाती है। जैसे तैसे उसकी परवरिश उसके जो नाते रिश्तेदार रहते हैं वो करते हैं। कुछ दिन के बाद जब उसके पिता जेल से छूटकर आते हैं तो अपनी बेटी को शाहजहाँपुर से हटकर गाजियाबाद में आकर रहने लगते हैं, और जब गाजियाबाद में आकर रहते हैं तो उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, ममता बड़ी हो जाती है, और वहीं पर उसकी मुलाकात एक सुनील नाम के आदमी से होती है, जो कि सुनील प्राइवेट नौकरी में कंपनी में जॉब करता था। और जब वहाँ पर उसकी मुलाकात सुनील से होती है तो वो उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार ही करते करते दोनों शादी करने का वादा कर लेते हैं। जब ममता अपने पिता को यह बात बताती है तो उसके पिताजी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ममता अपने पिताजी के खिलाफ सुनील से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कुछ समय तो इन दोनों की ज़िंदगी अच्छा खासा चलता है और दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसका नाम, लड़की का नाम संजू होता है, लड़का का नाम करणपाल होता है। और इसी सदमे को जो उसके पिताजी रहते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे उनकी भी देहांत हो जाता है, वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद जो ममता रहती है उसकी शादी के 10 साल बीत जाते हैं, और जब 10 साल बीतते हैं, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 10 साल के बाद सुनील अब शराब का आदी हो चुका था। वो शराब पीने लगा था और जब भी शराब पीकर आता था तो अपनी पत्नी को गाली गलौज करता था और उसके साथ मारपीट करता था। इसी तरह से चलते चलते उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दिन जो सुनील रहता है घर छोड़कर चला जाता है, और जब घर छोड़कर चला जाता है तो अपने घर ही नहीं आता है, अपनी बीवी बच्चों के पास ही नहीं आता है। अब तो जो ममता रहती है बेसहारा हो जाती है, अकेली हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसके बाद दोस्तों वो गाजियाबाद छोड़कर मेरठ आ जाती है, और जब मेरठ आती है तो मेरठ में उसकी मुलाकात एक वाहिद नाम के लड़के से होती है, जो कि मुस्लिम होता है। वाहिद की उम्र 28 साल के आसपास होती है, जो कि एक ऑटो चालक होता है। वाहिद जो कि मूल रूप से बदायूं जिले के भमौरी गाँव का रहने वाला होता है।
और वाहिद के जो माता पिता होते हैं भमौरी गांव में रह रहे होते हैं, लेकिन जो उसका एक भाई होता है जिसका नाम गुड्डू होता है वो नोएडा में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है। जब ममता की मुलाकात वाहिद से होती है तो वाहिद से भी प्रेम कर बैठती है और प्रेम करने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने का वादा कर लेते हैं। जो वाहिद रहता है अपनी ममता को लेकर अपने भाई के यहाँ नोएडा चला जाता है और वहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज से उसके साथ शादी कर लेता है, ममता के साथ शादी करता है। और शादी करने के बाद इतना ही नहीं, उन दोनों का धर्म परिवर्तन भी करता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद जो ममता का नाम सोहिन रख देता है और उसका जो बेटा रहता है उसका साबिर और बेटी का नाम रखता है जैनब। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन जो वाहिद था अपनी शादी के बाद शादी किया था उसके बारे में अपने परिवार वालों को खबर नहीं देता है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। सिर्फ पता चलता है तो उसके भाई जो गुड्डो रहता है उसको पता चलता है कि उसके भाई ने शादी कर ली है। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी बीतती रहती है। कुछ साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन वहाँ पर जो वाहिद था उसका अच्छा खासा कमाई नहीं हो रहा था। और जब कमाई नहीं हो रहा था तो अपनी पत्नी ममता से बात करता है कि क्यों ना हम लोग गांव में चला जाए जहां को वो रहने वाला होता है। उसकी पत्नी भी जब ये बात सुनती है तो भी तैयार हो जाती है, कहती है कि ठीक है। वो वाहिद कहता है कि वहां पर सामान भी अच्छे सस्ती मिलती है जिससे कि हम लोग का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाएगा, और शहर में बहुत सारी चीज़ें महंगी मिल रही है, उतनी कमाई हो नहीं रही है। इसके बाद ममता भी तैयार हो जाती है। इसके बाद जो वाहिद रहता है अपने बीवी और बच्चों को लेकर गाँव आ जाता है, लेकिन जहाँ का रहने वाला होता है, जिस गाँव का रहने वाला होता है, भमौरी गाँव में नहीं जाता है, बल्कि भमौरी गांव के पास ही एक चंदौसी शहर होता है, वहां पर एक किराए का कमरा लेता है और किराए के कमरा लेने के बाद वहीं पर अपने परिवार को रख देता है और वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी चलने लगती है, लेकिन उसके परिवार वालों को पता ही नहीं चलता है कि वाहिद ने शादी कर ली है, और न ही ये बात वाहिद अपने परिवार वालों को बताता है। वो जब भी मौका मिलता था तो अपने परिवार आ जाता था, परिवार लोग माता पिता से मुलाकात कर लेता था और फिर चंदौसी चला जाता था। इसके कुछ दिन का समय बीत जाता है। जब परिवार वाले सोचते हैं कि क्यों ना वाहिद की शादी कर दी जाए, तो उसकी शादी फिक्स कर देते हैं, जिसका नाम, उस लड़की का नाम होता है अरमाना। अरमाना से वाहिद की शादी फिक्स कर देते हैं, जो कि अरमाना संभल जिले के चिमियोनली गांव की रहने वाली होती है। अरमाना के जो पिता होते हैं उनका नाम कलवा होता है। अरमाना की जो माता जी होती है उनका नाम सोफिया होता है। जब शादी रिश्ता तय कर देते हैं तो जब वाहिद को ये बात पता चलता है तो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी से कुछ बात बताता नहीं है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। जब शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो डेट फिक्स हो जाती है शादी की, और एक दिन शादी भी हो जाती है। शादी करके जब अरमाना घर में आती है तो वाहिद उसके साथ समय बिताने लगता है। कुछ दिन वो अरमाना के साथ रहता था तो कुछ दिन जाकर ममता और अपने बच्चों के साथ रहता था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक दिन जो वाहिद रहता है अपनी पत्नी अरमाना के साथ गांव में था, उसी समय जो उनकी जो पत्नी थी ममता, जो पहली पत्नी थी, उसको भी पता नहीं था कि उसके पति वाहिद की शादी हो चुकी है। एक दिन उसके घर अपने बच्चों के साथ उसके घर आ जाती है, और घर आने के बाद जब उसको पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अरमाना नाम की लड़की से, तो गुस्सा हो जाती है और उसी के घर में उससे लड़ने झगड़ने लगती है और वाहिद के माता पिता से कहते हैं कि मैं वाहिद की पहली पत्नी हूँ, इस पर मेरा पहला हक बनता है। अगर आप लोग ये बात नहीं मानेंगे तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूँगी, इसकी शिकायत करूँगी। जब वाहिद के माता पिता ये बात सुनते हैं तो उनको सच में लगने लगता है कि सच में वाहिद ने इसको धोखा दिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि बेटी जो सो हो गया वो हो गया, अब पुलिस में जाने से क्या फ़ायदा, बेहतर होगा कि तुम यहीं पर हो। जब वो ममता को ये परिवार वाले कह देते हैं, वाहिद के जो माता पिता कह देते हैं कि यहीं पर रहना है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, तो ममता भी तैयार हो जाती है और अपने दोनों बच्चे के साथ वाहिद के घर में, जो गांव का घर होता है, वहीं पर रहने लगती है। लेकिन जो उसकी दूसरी पत्नी थी अरमाना, ये उसको अच्छा नहीं लगता था। बाकी लोग तो ममता से किसी को दिक्कत नहीं था, लेकिन अरमाना को बहुत सारी दिक्कतें थी। वो हमेशा ममता से लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो जो वाहिद रहता है अरमाना को लेने जाता है, तो अरमाना साफ साफ कह देती है कि अगर ममता और उसके बच्चे उस घर में रहेंगे तो वो वहाँ पर कभी नहीं जाएगी। इसके बाद वाहिद तैयार हो जाता है कि वो ममता और उसके बच्चों को दोनों को कहीं और शिफ्ट कर देगा, पर अरमाना मानती नहीं है। कहती है कि जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे वो वहाँ पर नहीं जा सकती। वो डिमांड करते हैं कि उन लोगों की मौत हो जाएगी तभी मैं वहाँ पर जाऊँगी। और जब ये बात अरमाना के माता पिता सुनते हैं तो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हो, उन दोनों तीनों को अपने रास्ते से बहुत ही आसानी से हटा सकते हो। वह जब यह बात सुनता है तो वो भी तैयार हो जाता है इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए और एक प्लान बना लेता है।
और ये प्लान अपने सास ससुर और अपनी पत्नी दूसरी पत्नी अरमाना को भी बताता है और अब जो उसका भाई रहता है गुड्डू उसको भी बता देता है। इसके बाद जो वाहिद रहता है अपने गांव आता है और गांव आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आज रात को संभल गांव जाना है, वहां पर मेरे एक दोस्त की दावत है। उसकी पत्नी जो ममता रहती है उसको भी पता नहीं रहता है, वो हंसी खुशी तैयार होती है और तैयार होने के बाद ममता उसके दोनों बच्चे और वाहिद और उसका जो छोटा भाई था गुड्डू वो सब साथ में निकलते हैं। जब संभल गाँव पहुँचते हैं तो गाँव जाने के बाद वो लोग वहाँ पर उतर जाते हैं और चिमनियावली गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वहाँ से उस गांव के लिए रवाना होते हैं तो रात के 8 बज चुके होते हैं। इसके बाद जो वाहिद रहता है कहता है कि इधर से एक तिरछी रास्ता है, वहाँ से हम लोग चलते हैं। इसके बाद दोस्तों वो लोग पैदल चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जो ममता रहती है उसके पेट में अचानक दर्द हो जाता है, वो पानी मांगने लगती है। इसी समय वाहिद उसको पानी देता है और प्लान के मुताबिक उसके पानी में कुछ नशीली दवा दे देता है। जिसके बाद जब ममता पानी पीती है तो उसको चक्कर सा आने लगता है और उसी समय वाहिद अपने ससुर कलुआ को बुला लेता है। जब कलुआ जाता है तो अपने हाथ में एक धराधार हथियार लेकर जाता है और वहां पर जाकर ममता के ऊपर वार कर देता है। जब ममता के ऊपर वार करता है तो ममता वहीं पर मर जाती है। इसके बाद उस हथियार से ममता का धड़ सर अलग कर देता है, यानी कि उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जब ये नज़ारा उसके दोनों बच्चे देख रहे थे, लड़का तो थोड़ा बड़ा था, वो भागने लगता है। इस दृश्य को देखकर डर कर भागने लगता है। जब भागने लगता है तो वो लोग उसको भी पकड़कर उसी तरह से बड़ी बेरहमी के साथ उस लड़के को भी हत्या कर देते हैं। फिर जो उसकी जो बेटी रहती है जो 4 साल की रहती है, वो जब इस नज़ारा को देखती है तो अपने पिता का पैर पकड़ लेती है। वाहिद का पैर पकड़कर कहती है कि पिताजी मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे चॉकलेट ला कर दो। जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं तो उस पर दया आ जाती है और जो कलुआ रहता है उसको मारने वाला ही रहता है कि वाहिद उसको मना कर देता है और कहता है कि ये तो सिर्फ 4 साल की है, इसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसे क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो कलुआ रहता है एक प्लास्टिक लेकर गया होता है, उसमें दोनों का सर, जो ममता रहते है उसका सर उसके बच्चे का सर रख लेता है और अपने सभी लोग कलुआ के घर चले जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो जो अरमाना रहती है उसको सर दिखाया जाता है, क्योंकि उसका डिमांड रहता है कि उन तीनों को मारकर उसका सर मेरे सामने ला कर दो, तभी मैं वहाँ पर जाऊँगी, यानी कि अपने ससुराल जाऊँगी। जब वो लोग उस सर को दिखाते हैं, दोनों को सर को दिखाते हैं अरमाना को, तो अरमाना देकर एक खुश हो जाती है और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद उसी रात को 10 बजे के लगभग कलुआ और जो वाहिद रहता है उस धड़ को, यानी कि उस सर को लेकर सोन नदी के बगल में उस दोनों सर को अगल बगल अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। इसके बाद जो वाहिद रहता है अरमाना को लेकर अपने ससुराल चला जाता, यानी कि अपने घर चला जाता है। और जो ममता की 4 साल की जो बेटी रहती है संजू, वो कलुआ के घर रहने लगती है। जब ये कलुआ पूरी बात पुलिस को बताता है तो पुलिस भी इस घटना को सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर हमारे समाज में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि एक मासूम बच्चे की भी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था, सतर्क करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।